नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ समास। आपको पूरी वीडियो एक साथ देखनी है, स्किप नहीं करनी है, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं हम समास। और समास को मैं आपको जो है समास बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कम शब्दों में अर्थ प्रकट किया जाता है तो उसे ही समास कहते हैं। एक बारी और समझ लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कम शब्दों में अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। जैसे यहाँ मैंने दो उदाहरण दिए हैं, राजकुमार, देशभक्त आदि। राजकुमार, देशभक्त आदि। तो आप देखिए इन शब्दों में राजकुमार यानी राजा का कुमार, ठीक है। देशभक्त, देश का भक्त, तो हमने इनको एक शब्द में लिख दिया है। यहाँ राजकुमार में जो समस्त पद है वो क्या है? राजकुमार। उसका जब हमने समास विग्रह किया अर्थात जब उसको अलग किया तो हो गया राजा का कुमार। तो राजकुमार क्या है? अपने आप में एक संक्षेप शब्द है। इसी प्रकार देशभक्त समस्त पद है, जब उसका समास विग्रह किया यानी कि अलग अलग किया उसके शब्दों को तो हो गया देश का भक्त। तो यही समास कहलाता है। अब हम देखते हैं समास के भेद। तो बच्चों, समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद, जो इस प्रकार हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो चलिए हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। अव्ययीभाव समास देखिए। अव्ययीभाव समास क्या होता है बच्चों? जिस समास का पहला पद अव्यय हो, पहला पद मतलब पहला शब्द अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे भर पेट, प्रतिदिन आदि। भर पेट में बच्चों भर क्या है? अव्यय है। और प्रतिदिन में प्रति क्या है? अव्यय है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि ये अव्यय क्यों होते हैं? बच्चों, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें जो है क्रिया, संज्ञा आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, तो वे अव्यय कहलाते हैं। और इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है बच्चों? जिस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह क्या है? आपने पढ़े ही होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना। तो ये ने, में, पर आदि ये क्या है? सब कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। उदाहरण से समझिए, जैसे स्नान घर, रसोई घर। अब स्नान घर यानी कि स्नान के लिए घर। स्नान का मतलब होता है नहाना, है ना। स्नान के लिए घर, तो इसमें के लिए का लोप है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इनमें कारक चिन्हों का लोप है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। अब कर्मधारय समास। बच्चों, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। तो जिस समास में पहला पद विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, तो उसे बच्चों कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, सफेद चादर, चंद्रमुख आदि। सफेद चादर में, चादर कैसी है? सफेद। चादर की क्या विशेषता है? कि वह सफेद है। तो सफेद यहाँ क्या है बच्चों? विशेषण है। और चादर क्या है? विशेष्य है। हम उसको संज्ञा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो विशेषण यहाँ क्या है? चंद्रमा, और विशेष्य क्या है? मुख। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका कौन सा समास? कर्मधारय समास। चलिए अब बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, या हम कह सकते हैं कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
उदाहरणों से समझते हैं। नीलकंठ, लंबोदर आदि। अब नीलकंठ, कंठ मतलब होता है बच्चों गला, नील मतलब नीला रंग। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, तो हम नीलकंठ किसको कहते हैं, ये आप फटाफट बता दोगे। हाँ बिल्कुल सही, शिव जी भगवान, उनको नीलकंठ कहा जाता है। बाकी हम इंसानों का तो नीलकंठ, नीला कंठ हो नहीं सकता, तो नीलकंठ अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश भगवान। तो यही है बहुव्रीहि समास, जिसमें ना पहला पद प्रधान होता, ना दूसरा कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, या हम कह सकते हैं तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए बात कर लेते हैं द्विगु समास की। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची मतलब जिसमें पहला पद में क्या हो, गिनती हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पे, अच्छा थोड़ा उदाहरण बच्चों ये गलत लिख के है, चौराहा, ठीक है, चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, ठीक है, चौराहा। फिर नवरात्र, नवरात्र मतलब 9 रातों का समाहार या समूह हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर चौ, चौ मतलब चार, नव मतलब 9, ये जो इनमें पहला जो इनका जो है पद वो संख्यावाची है। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब ना यहाँ पर पहला पद बड़ा या छोटा है ना दूसरा, यहाँ पे दोनों पद ही समान है, दोनों की सेम वैल्यू है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे कि भाई बहन है ना, दोनों बराबर है, माता पिता दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों मतलब ये मुख्य है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, तो इसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समास अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और मेरा काम है आपको आसान भाषा में हिंदी व्याकरण समझाना, और आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ हाइप भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को हाथों हाथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से समास की शॉर्ट वीडियो भी आप देखने के लिए रिलेटेड वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए जय हिंद।